नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मॉडर्न फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं, जिसे आप पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी विस्तार में कहते हैं। ठीक है जी। तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट आपको मैंने उसके बारे में बताया था लास्ट क्लास में। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का बैकग्राउंड मैंने आपको बताया था कि इस एक्सपेरिमेंट को करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना, या किस चीज़ के बारे में डिटेक्ट करता है, ये एक्सपेरिमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है जी। और फिर उसके बाद मैंने डायग्राम में कंस्ट्रक्शन बताई आपको। ठीक है जी। और साथ में थोड़ी वर्किंग भी बताई। ठीक है जी। आइए अब जो इसका डेरिवेशन है वो करते हैं। देखो, आप जानते हैं इसका ये माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया, तो आप जानते हैं मैंने आपको बताया था कि जैसे अर्थ है तो अर्थ के चारों तरफ क्या है भाई, अर्थ है, जैसे ये आपकी ये अर्थ है और ये चारों तरफ है ना। देखो, मान लो ये सन है, ठीक है, और ये है अर्थ। तो सन से लाइट आती है, अर्थ तक आती है नहीं, तो वो किस मीडियम से होके जाती है, यानी अर्थ के चारों तरफ कौन सा मीडियम है। ठीक है जी। जैसे आप जानते हैं अब तो वैक्यूम है, लेकिन पहले क्या माना गया था कि ईथर है। ठीक है जी। एक मीडियम जो माना गया था वो क्या माना गया था, ईथर। तो ईथर रेस्ट में रहता है ना, और जो मटेरियल बॉडी है यानी अर्थ है वो क्या रहती है, मोशन में रहती है। तो एक रेस्ट में है, एक मोशन में है, तो दोनों के बीच एक रिलेटिव मोशन होनी चाहिए, एक आपेक्षिक गति होनी चाहिए। उस रिलेटिव मोशन को डिटेक्ट करने के लिए ही कि उनके बीच रिलेटिव मोशन कितनी है, इस बात को नापने के लिए ही, है ना, माइकलसन और मोरले ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है। ठीक है जी। उसे ही हम पढ़ रहे थे। तो आप समझते हैं इसका उद्देश्य क्या है, तो रिलेटिव मोशन को डिटेक्ट करना। ठीक है जी। कल मैंने आपको इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है जी। ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। और फिर मैंने ये भी कहा था कि ये जो दो लाइट रे हैं, दो बीम हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, यानी एक तो, ठीक है, ये देखो, ये ब्लैक वाली कब के लिए थी, मैंने आपको बताया था जब रिलेटिव मोशन ना हो तब की बात। लेकिन रिलेटिव मोशन है वास्तव में, लैंग्वेज में मैंने कल लिख के बताया था। तो जब रिलेटिव मोशन है तो फिर ये रेड वाली है ना, जो पाथ है या बीम का जो पाथ है वो रेड वाला है। तो एक तो बीम ये है जो ऐसे जा रही है, और एक बीम ये है जो सीधी जा रही है, ये है ना, टकरा के वापस आ रही है। तो दो बीम हैं, दोनों के लिए जो टाइम है वो अलग अलग है, क्योंकि आप देख सकते हो ये बीम ज़्यादा टाइम ले रही है और ये बीम कम टाइम ले रही है। मतलब एक बीम ज़्यादा टाइम लेती है और एक बीम कम टाइम लेती है। देख लेंगे कौन सी ज़्यादा और कौन सी कम लेगी। तो टाइम का डिफरेंस होगा दोनों के बीच। ठीक है जी। और यदि रिलेटिव मोशन नहीं थी तो डिस्टेंस सेम थी, प्लेट P से मिरर M1 और M2 की डिस्टेंस कैसी थी, सेम थी। तो जितना टाइम ये रे लेती थी या ये बीम लेती थी, उतना ही टाइम टकरा के वापस आने में ये बीम लेती थी। लेकिन कब, जब रिलेटिव मोशन नहीं थी। लेकिन अब हम रिलेटिव मोशन को मान के चल रहे हैं, क्योंकि उसे डिटेक्ट करेंगे तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंसेस अलग अलग होंगी ना, तो टाइम भी क्या होगा, अलग अलग होगा। टाइम में डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है जी। फिर पाथ डिफरेंस निकाल देंगे टाइम डिफरेंस की हेल्प से। और फिर आपको बताया इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनती है माइकलसन इंटरफेरोमीटर के द्वारा। तो फ्रिंजेस में जो शिफ्ट होगी, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो जितना भी शिफ्ट होगा उतनी ही रोटेट हुई है कौन, अर्थ। ठीक है जी। इससे पता चल जाएगा कि फ्रिंज यदि इतनी घूमी है तो अर्थ में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अर्थ का जो रोटेशन हुआ वो इतना हुआ है। ठीक है जी। तो उससे क्या पता चल जाएगी, रिलेटिव मोशन डिटेक्ट हो जाएगी। ठीक है। तो चलो करते हैं। तो मैंने बताया था दोनों जो बीम है 1 और 2 वो सेम टाइम नहीं लेती है, वहाँ तक मैंने कल बता दिया था। ठीक है जी। आओ देखो आगे करते हैं। कुछ लैंग्वेज मैंने लिखी है, लिखा है लेट सी बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट थ्रू द ईथर। मान लो ईथर से होके जो लाइट जा रही है उसकी वेलोसिटी कितनी है, स्मॉल सी। ठीक है जी। स्मॉल सी वेग है ईथर के अंदर प्रकाश का। ठीक है। तो देखो लैंग्वेज लिखा है द बीम 1 टेक्स टी टाइम। आपको बताया ये जो बीम है ऊपर जो जा रही है M1 मिरर की तरफ या M1 डैश मिरर की तरफ, वो बीम 1 है, और जो M2 या M2 डैश मिरर की तरफ जा रही है वो बीम 2 है। तो देखो
जो बीम 1 है वो कितना टाइम लेती है, टी टाइम लेती है, ठीक है जी, टू गो जाने के लिए फ्रॉम पी टू M1 डैश, ठीक है जी, पी से M1 डैश में जाने के लिए कितना टाइम ले रही है, मान लो टी स्मॉल टी है ना, तो ये M1 डैश है ना, क्लियर है, तो P से M1 डैश है ना, ये मिरर कौन सा है, M1 डैश, तो P से M1 डैश तक जाने में कितना टाइम ले रही है, T, ठीक है जी। और ऊपर देखो मैंने लिखा है कि C क्या है, वेलोसिटी है, किसकी, ईथर से होते हुए लाइट की, तो ये जो है लाइट कितनी स्पीड से चल रही है, C स्पीड से, और टाइम कितना ले रही है, T, तो डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड C है, ठीक है जी, और टाइम T ले रही है, तो ये जो लाइट है P से M1 डैश तक कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, CT, ठीक है जी, तो लिखा है एंड ट्रेवल्स CT डिस्टेंस, और कितनी डिस्टेंस कवर करती है, CT डिस्टेंस, ठीक है जी। तो जो लाइट रे P से M1 डैश की तरफ जाती है वो C स्पीड से चल रही है, T टाइम में चल रही है, तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, CT, ठीक है जी। और उसी टाइम में, जितनी टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, उतने टाइम में रोटेशन के कारण जो मिरर M1 है वो तो आगे जा चुका होगा, ठीक है, M1 डैश बन चुका होगा, ठीक है जी, तो उतने ही टाइम में, और मिरर M1 इस तरफ चल रहा है कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, टाइम सेम है, तो जितने टाइम में P से लाइट रे M1 डैश तक चलती है उतने ही टाइम में ये जो मिरर M1 है वो v स्पीड से T ही टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, vT, ठीक है जी। तो लिखा है इन द सेम टाइम में जो मिरर M1 है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेता है, vT, ठीक है जी। अब हम टाइम निकालेंगे ऊपर वाली वेव है ना, ऊपर वाले बीम का, जो ऐसे जा रही है मिरर M1 डैश की तरफ, फिर वो टाइम निकालेंगे जो M2 डैश की तरफ जा रही है, फिर दोनों का डिफरेंस ले देंगे, ठीक है जी। तो ये टाइम दो भागों में निकाल लो, P से M1 डैश तक और M1 डैश से P डैश तक, ठीक है, क्योंकि ऐसे आ रही है लाइट का बीम जो है। तो देखो देन टाइम, ठीक है जी, टेकन बाय बीम के द्वारा जो टाइम दिया जा रहा है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम P टू M1 डैश, P से M1 डैश तक जो टाइम लिया जा रहा है, ठीक है, ये निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से। ये वाला ट्राइंगल ले लो, ये वाला P M1 M1 डैश, ठीक है जी, तो इन ट्राइंगल, ठीक है जी, P M1 M1 डैश, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, और ये कितना है, P M1 डैश, हाइपोटेनियस कितना है, P M1 डैश, हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर ये है M1 M1 डैश प्लस बेस का स्क्वायर, बेस ये है P M1, आधार P M1 डैश आपको मैंने बताया है कितना है, ठीक है, साइड में बता दो चलो, P M1 डैश कितना है, C डिस्टेंस, वो CT डिस्टेंस, ठीक है जी, C स्पीड है, T टाइम है, तो कितनी डिस्टेंस हुई, CT, और M1 डैश तक पहुंच गया, मतलब मिरर M1 डैश बन गया कि तो v वेलोसिटी से चल रहा है T टाइम में, तो कितना चलेगा, vT, तो M1 डैश कितना है, vT, ठीक है जी। और ये जो है P M1, ये डिस्टेंस तो आपको पता है हमने कितनी मानी थी, L मानी थी, P से M1 तक की और P से M2 तक की जो डिस्टेंस है वो L है, तो P M1 कितना है, L, ठीक है जी। रख दो सबकी वैल्यू, CT स्क्वायर बराबर M1 डैश VT का होल स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है जी। ये हो जाएगा C स्क्वायर T स्क्वायर, इसे इधर ले आओ, माइनस V स्क्वायर T स्क्वायर बराबर L स्क्वायर, कॉमन लो T स्क्वायर, तो C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर बराबर L स्क्वायर, ठीक है जी। देखो T स्क्वायर बराबर आएगा L स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, L स्क्वायर अपॉन यहाँ से C स्क्वायर ले लो कॉमन, तो बचेगा 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, तो T बराबर क्या बचा, ये बचेगा अंडर रूट आ जाएगा, तो L है ना अपॉन
L/c तो बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, तो बचेगा L/c और इंटू 1/√1 माइनस v²/c²। ये टी है जी, ठीक है जी। ये कौन सी इक्वेशन है आपकी, इक्वेशन की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ तक का टाइम निकाला P से m1' तक का। अब m1' से P1 वो m1' से P' तक का भी उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है जी। तो टोटल टाइम निकाल लें तो ये T और देखो P से m1' तक T और m1' से P' तक T, तो टोटल टाइम कितना हुआ 2T, ठीक है जी। तो वो टोटल टाइम निकाल लेते हैं, है ना। तो लिखो देन टोटल टाइम टेकन, है ना, बाई बीम 1, बीम 1 के लिए कर रहे हैं, टेकन बाई बीम 1, यहाँ भी 1 कर लियो। और कहाँ से कहाँ तक, तो 2 कवर लिख दो, 2 कवर पाथ। उस पाथ को कवर करने के लिए कौन सा पाथ, P m1' P', ठीक है जी। P m1' है ना, और m1' से कहाँ P'। इस पाथ को कवर करने के लिए है निकालना है टोटल टाइम। तो टोटल टाइम पहली बीम के लिए है तो T1 कह दूँ, और आपको पता है T + T हो जाएगा, तो कितना हुआ 2T। T की वैल्यू रख दो, तो T1 निकल गया आपका 2L/c और 1/√1 माइनस v²/c²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहली बीम का टाइम निकल गया। क्लियर है। तो पहली बीम का टाइम निकल गया, इसी प्रकार दूसरी बीम का निकाल देंगे, ठीक है जी। क्लियर है। तो स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक का, है ना। इसके बाद दूसरी बीम का टाइम निकालते हैं। यहाँ तक आपको सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है जी। तो ये c वेलोसिटी है लाइट की ईथर के भीतर, ये तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं इसी में चेंज कर देता हूँ, तो द बीम 2, ठीक है जी। जो दूसरी बीम है, दूसरी बीम के लिए टाइम निकालना है आपको तो देखो ध्यान देना, दूसरी बीम कौन सी है, जो P से चल रही है और कहाँ तक चल रही है, m2' तक, ठीक है जी। क्लियर है। तो जो दूसरी बीम है वो जब मिरर m2 की तरफ जा रही है तो द बीम 2, ठीक है जी। या मैं दोबारा ही लिखता हूँ, है ना, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी बदलेगी, है ना। तो मुझे इक्वेशन फर्स्ट की जरूरत पड़ेगी, बाकी सब मैं रफ कर देता हूँ। देखो द बीम 2, ठीक है जी। जो बीम 2 है उसकी स्पीड है, जब वो मिरर m2' की ओर चल रही है ना, तो टुवर्ड्स मिरर m2', जब वो m2' की तरफ चल रही है ना, मिरर m2' की तरफ, तो उसकी स्पीड है हैज़ स्पीड। कितनी स्पीड रखेगी, देखो आपको स्पीड, रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट 11th क्लास में है। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, जब डायरेक्शन स्पीड की सेम हो, ठीक है जी। मान लो इसकी VA है और इसकी VB है स्पीड, तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ये VAB बराबर, यानी वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B, इसका मतलब ये है, जिसे आप रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं, और ये होती है VA माइनस VB। यानी डायरेक्शन सेम हो ना तो माइनस आता है, और यदि अपोजिट हो डायरेक्शन, ठीक है जी, तो VAB निकालोगे। मान लो इसकी VA है और इसकी वेलोसिटी VB है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो VAB निकालोगे तो V हो जाएगा VA प्लस VB। डायरेक्शन अपोजिट होती है ना तो ऐड हो जाता है, ठीक है जी। ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है जो 11th क्लास में था। डायरेक्शन सेम तो वेलोसिटी में माइनस, और डायरेक्शन अपोजिट तो वेलोसिटी में ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। क्लियर है। आप खुद देखो, आपकी ट्रेन या बस खड़ी है या चल रही है इस साइड, और एक ट्रेन के केस में आपने ज़्यादा देखा होगा, जब सामने से एक ट्रेन आके चल, है ना, आती है, हमें क्रॉस करती है, हम ऐसे जा रहे हैं, एक ट्रेन ऐसे आके क्रॉस करी, तो हमें ऐसा लगता है पता नहीं कितनी तेज़ निकल गई, यानी स्पीड बढ़ी हुई लगती है जब डायरेक्शन अपोजिट हो, इसलिए ऐड होता है, ठीक है जी। और जब आप ऐसे जा रहे हैं, आपकी बस या ट्रेन, बस में देखा होगा आपने ये ज़्यादा,
और एक पीछे से बस आती है और वो उसे क्रॉस करती है जब, तो ऐसा लगता है बहुत मंदी मंदी चल रही है ना, कैसे क्रॉस कर दिया है ना। तो इसका मतलब है जब सेम डायरेक्शन हो तो स्पीड घट के लगती है, ठीक है जी। क्योंकि 40 से ये चल रही है और ये 60 से चल रही है, तो इसके अंदर बैठे हुए यात्रियों को 20 से चलती हुई दिखाई देगी ये, ठीक है ना। मान लो ये 60 से चल रही है और ये 40 से, तो इसके अंदर जो बैठे हुए यात्री हैं बस के अंदर, उसे इसकी जो स्पीड है वो 20 लगेगी, क्योंकि 40 से खुद भी तो इस तरफ चल रहे हैं और ये 60 से चल रहा है, तो 40 से तो ये खुद चल रहे हैं, तो इन्हें तो 20 ज़्यादा लगेगी ना बस ये इसकी स्पीड, तो इसलिए घट जाता है। 40-60 में से दोनों का डिफरेंस लेके 20, ठीक है जी, तो इसलिए घट जाता है। यहाँ के यात्रियों को लगेगा कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा या कुछ भी हो उससे उतनी तेज़ है, और यहाँ के यात्रियों को लगेगा कि ये 20 पीछे है हमसे, है ना, 20 कम है इसकी स्पीड। तो डायरेक्शन सेम तो स्पीड क्या लगती है, कम लगती है, और डायरेक्शन अपोजिट तो जुड़ के लगता है, क्योंकि हम भी जा रहे हैं ऐसे और वो ऐसे आ रहा है, तो दोनों स्पीड जुड़ के फील होती है, ठीक है, समझ गए ये बात। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है। तो जब बीम 2 मिरर M2 की तरफ चल रहा है, ठीक है जी, इस तो रिलेटिव वेलोसिटी बताओ, स्पीड लाइट की c है और अर्थ भी तो इस डायरेक्शन में चल रही है, तो लाइट भी इस डायरेक्शन में चल रही है, अर्थ भी इस डायरेक्शन में चल रही है, डायरेक्शन सेम है। तो जब बीम P से M2 डैश की तरफ, M2 डैश मिरर की तरफ चलेगी तो स्पीड घट के फेल होगी, है ना, और ज़्यादा में से कम, ज़्यादा कौन सी है, C वाली, तो हैज स्पीड C माइनस V, रिलेटिव स्पीड ये हो जाएगी बीम 2 की, जब वो किसकी तरफ चल रहा है, मिरर M2 डैश की तरफ, ठीक है जी। और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा एंड हैज स्पीड C माइनस V, है ना, और किसके रेस्पेक्ट में है ये स्पीड, तो विद रेस्पेक्ट टू अर्थ के रेस्पेक्ट में है किसकी, बीम की स्पीड, ठीक है जी। एंड C प्लस V फील होगी कब, इन अपोजिट डायरेक्शन या अपोजिट ट्रिप पे कह दो, जब वापस आती है, लौटते टाइम, है ना, ठीक है जी, इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी जब M2 की तरफ, M2 डैश की तरफ चल रही है तो स्पीड कितनी फील होगी, C माइनस V, घट के, क्योंकि दोनों इसी डायरेक्शन में है ना, अर्थ भी इधर कोई रोटेट कर रही है मान लो, और लाइट वेव चल रही है, तो दोनों की स्पीड सेम, तो इसलिए माइनस आया। लेकिन जब लाइट वेव वापस आ रही है, लाइट बीम, तो वो इधर आ रही है और अर्थ ऐसे घूम रही है, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई ना, तो प्लस आएगा, ठीक है जी। अब टाइम निकाल लो, तो देन टाइम, ठीक है जी, टेकन बाई बीम 2, ठीक है जी, और कहाँ से कहाँ तक, तो फ्रॉम P से M2 डैश तक, है ना, एक तो फ्रॉम P टू M2 डैश एंड रिटर्न, है ना, बैक, और वापस लौटने में, यानी P से M2 डैश तक जाने में और M2 डैश से P तक आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है जी। तो टाइम को कितना मान लें, T2 मान लो, क्योंकि टाइम कैसा है, दूसरी बीम के लिए है, पहली बीम के लिए T1 माना, तो दूसरी बीम के लिए T2 मान लो। और देखो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन, वो टाइम बराबर होता है, क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, है ना, हिंदी में याद आता है, हम भी हिंदी मीडियम के पढ़े हुए हैं। तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है जी, दूरी बटे चाल हो जाएगा, ठीक है। तो दूरी कितनी है, P से M2 डैश तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है जी, वो डिस्टेंस जो है आपने माना है कि मिरर जो है सेम डिस्टेंस पर है, ठीक है जी। तो P से M2 डैश तक जो डिस्टेंस है वो आपने कितनी मानी थी, मतलब जो मिरर की डिस्टेंस है वो कितनी है, L, है ना। तो क्या जाएगा, L अपॉन, भाई समय निकाल रहे हो तो दूरी बटे चाल बताओ, जब इस साइड जा रही है ना, जब इस साइड जा रही है वेव, तो कितनी है, C माइनस V, तो क्या आएगा, C माइनस V, ठीक है जी। और जब वापस आएगी तो भी इतनी ही डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन जो स्पीड है वो कितनी है, C प्लस V। बात समझ में आई। तो दोनों का LCM लो, ठीक है जी, कॉमन ले लो या पहले और फिर LCM ले लो। तो देखो ये बात तो आपको समझ में आ गई ना, भाई समय निकाल रहे हो तो पहले तो वो वाला टाइम निकाल लो जब P से M2 तक जा रही है, और फिर वो वाला टाइम निकाल लो जब M2 से कहाँ आ रही है, P तक आ रही है, ठीक है जी, क्लियर है। तो दोनों समय निकालने हैं, तो ये पहले वाला टाइम है,
जब P से M2 तक जा रही है, ठीक है। तो यहाँ टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस P से M2 तक की L है और स्पीड P से M2 की ओर जाते हुए जो हमने मानी है वो कितनी है, C माइनस MV, वो C माइनस V, ठीक है जी। M2 डैश कह लो चाहे M2 कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही साइड हैं, ठीक है। कभी यहाँ कन्फ्यूजन आप रखें कि M2 डैश लिखा है, ठीक है जी, और यहाँ शायद M2, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस साइड चल रही है तो M2 डैश भी तो बाद की ही पोजीशन है उसकी, M2 की, ठीक है। तो समझ गए, तो इस साइड चल रही है तो डायरेक्ट स्पीड कितनी है, C माइनस V, तो डिस्टेंस P से M2 तक की L और स्पीड P से M2 की ओर जाते हुए C माइनस V, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समझ में आई बात। और फिर वापस आएगी तो डिस्टेंस तो जब भी इतनी रहेगी जब M2 से P तक आएगी, और अपॉन में क्या है, स्पीड, लेकिन जब स्पीड बदल मतलब जब वापस आती है तो स्पीड कितनी है, C प्लस V। कैसे कैसे हुआ ये बता चुका मैं। यहाँ से मैंने कहा कॉमन ले दो पहले, प्लस, ठीक है जी, T2 बराबर L, एलसीएम ले लो C माइनस V और इंटू C प्लस V, तो C प्लस V प्लस C माइनस V, V से V कैंसिल, तो T2 बराबर, ठीक है जी, ये हो जाएगा LC, बल्कि 1 और 1 2C आएगा ना, तो L इंटू 2C, और ये हो जाएगा C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, ठीक है जी। तो T2 बराबर यहाँ से 2LC लिख लो इसे, और यहाँ से C स्क्वायर ले लो कॉमन, तो बचेगा 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, एक C कट जाएगा, यही लिख लो, तो ये बचेगा 2L अपॉन C, चलो यही लिख लो, तो 2L अपॉन C, ठीक है जी, ये तो फैक्टर वही आ रहा है, और अपॉन में ये आ जाएगा 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। ये पहला टाइम है पहली बीम के लिए, और वो सेकंड बीम 2 बीम के लिए है ना, बीम 2 के लिए। तो मैंने कहा दोनों को अलग अलग टाइम लग रहा है, तो अब आप खुद देख के बताओ किसे टाइम ज़्यादा लग रहा है। यहाँ अंडर रूट आ रहा है, अंडर रूट अपॉन में है, वैल्यू छोटी आएगी, ठीक है, तो इसका मतलब है डिवाइड करके जब बड़ा आएगा तो इसका मतलब टाइम पहली बीम को ज़्यादा लग रहा है, ये बात मैंने आपको बताई भी थी, और दूसरी बीम को कम लग रहा है, ठीक है। तो टाइम डिफरेंस निकाल दो, है ना, यहाँ तक का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इनका टाइम डिफरेंस निकालता हूँ। टाइम डिफरेंस निकालने के लिए आप एक काम कर लो, टाइम डिफरेंस को आप डेल्टा टी से डिनोट कर लो, तो आपके पास दोनों टाइम हैं। अब आप टाइम डिफरेंस निकाल लो, है ना, टाइम का डिफरेंस, तो देखो देन टाइम डिफरेंस, ठीक है जी। टाइम डिफरेंस किस किस के बीच है, तो दोनों बीम्स के बीच है ना, तो बिटवीन बोथ बीम्स, ठीक है जी। डेल्टा टी मान लो टाइम डिफरेंस को, ठीक है जी, और इनका डिफरेंस ले दो, है ना। तो देखो T1 और T2 की वैल्यू रख दो। T2 की वैल्यू क्या है, ये रही 2L अपॉन C और इंटू 1 अपॉन 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर माइनस, ठीक है जी। T1 देखो ये रहा 2L अपॉन C इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, ठीक है जी। कुछ कॉमन आ रहा है 2L अपॉन C, और देखो इसकी पावर 1 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ये तो 2L अपॉन C बाहर आया, इसकी पावर 1/2 है, अंडर रूट का मतलब ऊपर जाके पावर हो जाएगी माइनस की 1/2, ठीक है जी। तो डेल्टा T बराबर हो जाएगा 2L अपॉन C। देखो बायनोमल थ्योरम लगा दो, आप जानते होंगे बायनोमल थ्योरम, 1 प्लस एक्स की होल पावर n बराबर होता है 1 प्लस nx, इसे कहते हैं द्विपद प्रमेय, ठीक है। पावर कहाँ जाती है, मल्टीप्लाई में। हायर पावर्स आप नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो बस दो पदों तक, दो टर्म्स तक आप ये थ्योरम लगा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर की वैल्यू, है ना, अगले टर्म में जब एक्स स्क्वायर आता है, इससे अगले टर्म में एक्स स्क्वायर आता है, तो V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो बहुत छोटी हो जाएगी वैल्यू, है ना। क्यूब करोगे अगले टर्म में तो फिर और छोटी हो जाएगी, तो फिर उन टर्म्स को आप क्या करें, नेगलेक्ट। तो बायनोमल थ्योरम लगाओ तो पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो ये जाएगा 1 प्लस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस माइनस, यहाँ भी लगाओ 1 प्लस V स्क्वायर अपॉन 2C स्क्वायर, ठीक है जी। इस थ्योरम को लगा दिया, तो डेल्टा T बराबर 2L अपॉन C
1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 सी स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, डेल्टा टी बराबर आया 2L अपॉन सी। देखो कितना बचेगा, ये 1 है, ये आधा है, तो आधा बचेगा प्लस का, तो वी स्क्वायर अपॉन 2 सी स्क्वायर ये बचेगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो डेल्टा टी कितना बचा, ये आया एल वी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब, है ना। ये टाइम डिफरेंस आ गया। अब टाइम डिफरेंस क्यों निकाला था, ताकि हम पाथ डिफरेंस निकाल सकें। टाइम डिफरेंस की हेल्प से पाथ डिफरेंस निकल जाता है, तो देन है ना पाथ डिफरेंस, ठीक है। बीम्स वही पाथ डिफरेंस कितना होगा, है ना, बीम के बीच, दोनों बीम्स के बीच, है ना। और कौन सा पाथ डिफरेंस, जो इस टाइम डिफरेंस के इक्विवेलेंट है, तो देन पाथ डिफरेंस इक्विवेलेंट टू दिस टाइम डिफरेंस। आपको पता है, मान लो पाथ डिफरेंस डेल्टा x1 मान लो, है ना, बताऊंगा क्यों 1 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि दोबारा भी लेंगे ना पाथ डिफरेंस, तो ये आ जाएगा भाई डिस्टेंस है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, टाइम मतलब जब यहाँ पाथ डिफरेंस है तो यहाँ टाइम डिफरेंस आएगा, स्पीड तो वही है सी, डेल्टा टी की वैल्यू रखो एल वी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब, एक सी कट जाएगा, तो डेल्टा x1 कितना आया, ये आ जाएगा एल वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एक सी कट जाएगा, ठीक है जी, ठीक है जी, क्लियर है। अब क्या है, देखो इसे रोटेट कराया जाता है पूरे ही सिस्टम को, या पूरे ही इंटरफेरोमीटर को, माइकलसन का जो इंटरफेरोमीटर है पूरे ही एपरेटस को ऐसे रोटेट कर दिया जाता है, ठीक है। और फिर देखते हैं पाथ डिफरेंस कितना है, ठीक है जी। तो देन है ना व्हेन एपरेटस वाज रोटेटेड, जब एपरेटस को घुमाया गया कितना, थ्रू 90 डिग्री, है ना, तो देन पाथ डिफरेंस, तब पाथ डिफरेंस कितना मिला, तो ये डायरेक्ट कर दो, है ना, इसी की हेल्प से माइनस आ जाता है बस, तो डेल्टा x2 बराबर आ जाएगा माइनस का एल वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है जी। तो टोटल या इक्विवेलेंट पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो देन नेट कह दो, रिजल्टेंट कह दो, टोटल कह दो, वो पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो वो हो जाएगा डेल्टा x मान लो, ठीक है जी। और दोनों का टोटल पाथ डिफरेंस, ठीक है, हो जाएगा देखो डेल्टा x2 माइनस डेल्टा x1, ठीक है, क्लियर है। तो डेल्टा x2 की वैल्यू रखो, बल्कि डेल्टा x1 माइनस डेल्टा x2 कर दो, जिससे प्लस आ जाए ना, ठीक है जी। तो देखो डेल्टा x बराबर डेल्टा x1 की वैल्यू एल वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस, और इसकी वैल्यू माइनस का एल वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा x कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2L वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। ये डेल्टा x आ गया कितना, 2L वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है जी। तो पाथ डिफरेंस निकल गया, यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी। अब हम वो देखेंगे कि फ्रिंजेस जो डिस्प्लेस हुई है ना, वो कितना हुआ है, फ्रिंजेस में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितनी फ्रिंजेस का डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है जी। तो देन नंबर ऑफ फ्रिंजेस, कौन सी फ्रिंजेस जो डिस्प्लेस हो रही है, ठीक है, विच डिस्प्लेसेस कह दो या विच शिफ्ट कह दो, जो शिफ्ट हो रही हैं, तो उसका फॉर्मूला है डेल्टा n बराबर डेल्टा x अपॉन लैम्डा, ठीक है जी। तो डेल्टा n बराबर डेल्टा x की वैल्यू आप जानते हैं कितनी है, 2L वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इनटू में क्या है लैम्डा। तो ये उन फ्रिंजेस की संख्या आ गई जो क्या हुई हैं, डिस्प्लेस्ड हुई हैं या शिफ्ट हुई हैं, ठीक है जी, क्लियर है। और शिफ्ट क्यों हुई है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि टाइम डिफरेंस है। टाइम डिफरेंस क्यों है, क्योंकि अर्थ रोटेट हो रही है, यानी इसका सीधा रिलेशन किससे है, अर्थ की रोटेशन से, यानी रिलेटिव मोशन से है, ठीक है जी। तो यहाँ से हम थ्योरेटिकली कर रहे हैं अब, है ना, डेरिवेशन कर रहे हैं पूरा, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ली उन्होंने
है ना, जो माइकलसन और मोरले थे उन्होंने एक्सपेरिमेंटल मतलब यहाँ पे वैल्यूज़ रखी, थ्योरेटिकल वैल्यू निकाली इसकी कि डेल्टा एन कितना आएगा। तो उन्होंने एल लिया 11 मीटर, ठीक है जी। सी लिया, सी तो आपको जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। अर्थ की जो वेलोसिटी है रोटेशन की वो 3 × 10⁴ मीटर पर सेकंड। और लैम्डा जो लाइट का वेवलेंथ ली 55 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल लो तो कितना आएगा 5.5 × 10⁻⁻7 मीटर। और कुछ बचा, हाँ एल हो गया, सी वी लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रख दो 100। डेल्टा एन बराबर 2 × एल की वैल्यू 11 मीटर, वी की वैल्यू 3 × 10⁴ का होल स्क्वायर अपॉन 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर इंटू लैम्डा 5.5 × 10⁻⁻7। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इसकी जो वैल्यू आई वो आई थी 0.4, ठीक है जी। तो इसका मतलब है जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो कितना है, जो शिफ्ट है वो 0.4 है। क्लियर है, फ्रिंजेस का जो शिफ्ट है वो कितना है 0.4। ये थ्योरेटिकली है ना, जो हम थ्योरेटिकली कर रहे हैं, न्यूमेरिकली कर रहे हैं, तो कितनी वैल्यू आ रही है 0.4। क्लियर है, लेकिन थ्योरेटिकली तो 0.4 क्या हुआ, फ्रिंजेस का डिस्प्लेसमेंट हुआ, शिफ्ट हुआ। लेकिन माइकलसन और मोरले ने जब यहाँ पे देखा, भाई थ्योरेटिकली तो कितना है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है जी। लेकिन जब माइकलसन और मोरले ने देखा एक्सपेरिमेंट में, यहाँ पर है ना स्क्रीन पर जब टेलीस्कोप से देख रहे हैं, तो फ्रिंजेस का डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं हुआ, है ना, फ्रिंजेस में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी उन्हें आश्चर्य हुआ, है ना, वो चौंके कि थ्योरेटिकली तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और थ्योरेटिकली डिस्प्लेसमेंट होने का सीधा सा मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि टाइम में डिफरेंस है, क्योंकि पाथ डिफरेंस है वेव्स के बीच, बीम्स के बीच, और पाथ डिफरेंस है, क्यों है, तो वो टाइम डिफरेंस है। और टाइम डिफरेंस क्यों है, क्योंकि रिलेटिव मोशन है। तो इसका मतलब फ्रिंज में डिस्प्लेसमेंट होने का सीधा सा मतलब है कि रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट करती है ईथर और अर्थ के बीच। लेकिन एक्सपेरिमेंट में देखा तो फ्रिंजेस का डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा। इसका सीधा सा मतलब है आपका एक्सपेरिमेंट उस डिस्प्लेसमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाया, है ना, यानी जो फ्रिंज में शिफ्ट हो रहा है, यानी जो रिलेटिव मोशन हो रही है, उसे एक्सपेरिमेंट डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, उसकी पहचान नहीं कर पा रहा है। थ्योरेटिकली एक्सपेरिमेंट की हेल्प से आपने जब वैल्यू रखी फॉर्मूले में तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर एक्सपेरिमेंट के द्वारा आपको जो रिलेटिव मोशन है उसे आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि रिलेटिव मोशन कब पहचान होती, जब फ्रिंजेस में डिस्प्लेसमेंट होता, लेकिन फ्रिंज पैटर्न में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है एक्सपेरिमेंटली, है ना। इसका मतलब है जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट है वो फेल रहा किस काम को करने के लिए, टू डिटेक्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन अर्थ एंड ईथर, ठीक है जी। और इसके बाद उन्होंने देखा भाई कभी कुछ मौसम की दिक्कत हो तो अलग अलग, है ना, दिन के अलग अलग टाइम में, और फिर जो साल भर अलग अलग ऋतुओं में इस एक्सपेरिमेंट को दोहरा कर देखा, लेकिन हर बार एक बात सेम रही कि कोई भी रोटेशन, वो कोई भी रिलेटिव मोशन को डिटेक्ट ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाया। एक भी बार फ्रिंजेस का डिस्प्लेसमेंट, फ्रिंजेस का शिफ्ट नहीं मिल पाया एक्सपेरिमेंटली, ठीक है जी। फिर इसके बाद कई साइंटिस्ट हुए, है ना, उन्होंने भी करके देखा, लेकिन कोई भी एक्सपेरिमेंट रिलेटिव मोशन को डिटेक्ट नहीं कर पाया, ठीक है जी। तो इसका मतलब है फिर लास्ट में यही सिद्ध हुआ कि ईथर और अर्थ के बीच कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होती है, ठीक है जी। या क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंट फेल हो गए, यानी इसका जो रिजल्ट रहा माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का, वो कैसा रिजल्ट रहा, निगेटिव रिजल्ट, नल रिजल्ट भी जिसे आप कह सकते हो। तो नल रिजल्ट क्यों है, निगेटिव रिजल्ट क्यों है ना, किस कारण से ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, रिलेटिव मोशन को यही डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, या होते ही नहीं है, या क्या बात है, ठीक है जी। इस बात के बारे में अलग अलग तरीके के सिद्धांत दिए गए हैं फिर उसके बाद में, ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में
हम निगेटिव रिजल्ट क्यों आया, इस बात को अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज़ के द्वारा, अलग अलग एजम्पशंस के द्वारा एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम निगेटिव रिजल्ट्स को ही, निगेटिव रिजल्ट क्यों आ रहा है, इस बात के एक्सप्लेनेशन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, उन सिद्धांतों को पढ़ने वाले हैं जो समझाते हैं कि क्यों डिटेक्ट नहीं कर पाया माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, या क्यों डिटेक्ट नहीं कर पाया कोई भी एक्सपेरिमेंट, है ना, रिलेटिव मोशन बिटवीन अर्थ एंड ईथर को। ठीक है जी, क्लियर है। चलो फिर, है ना, इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।